मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव जो कि नवनियुक्त हैं डिम्पल पांडे साहब और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिलाध्यक्ष अपना भाई अख्तर अली साहब। आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पर बातचीत लाजमी हो जाती है। तो बहुत स्वागत है अख्तर भाई और डिम्पल भाई, आप लोगों का खबर 7 के लाइव पर बहुत स्वागत है। पहले तो मैं जितने भी मेरे शहर के, प्रदेश के और देश के नागरिक हैं उन सबको मैं रमजानुल मुबारक और नवरात्रि की बधाई देना चाहता हूं। और ये बात इस चीज का सबूत है कि कुदरत भी चाहती है कि हम सब लोग मिलकर रहें, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि रमजान और नवरात्र साथ में ही आते हैं। तो ऊपर वाले आदेश को नहीं टालना चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। और बड़े भाई गार्जियन भी हैं, बड़े भाई भी हैं, आज मैं उनको भी अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। डिम्पल भाई बहुत बहुत आपको मुबारक हो मेरे भाई। आप हमारे सरपरस्त भी हैं, सहारा भी हैं और ये जो समाजवादी का बढ़ता हुआ कारवां है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आपका भी है। शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे ख्याल से ये पद तो रिप्लेस भी हुआ है, जिलाध्यक्ष आप बन गए और प्रदेश महासचिव फिर डिम्पल भाई का प्रमोशन भी हो गया। जी जी। तो मुझे लगता है डिम्पल भाई फिर अब आगे लड़ाई लड़ेंगे, फिर संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले खबर 7 आपके जितने भी दर्शक हैं सबको और देश और प्रदेश के, जिले के, शहर के सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और रमजान की बहुत बहुत बधाई। और कोशिश करते हैं जिस तरह से चीजें चल रही हैं हमारे देश में, दोनों त्योहार साथ साथ आते हैं और काफी टाइम समय से आ रहे हैं, तो ये भाईचारे की मिसाल है। जो हमारे देश की जो तहजीब है, जो जिस तरह से हम लोग रहते थे वो देखने को मिल रहा है। कुदरत भी यही कर रही है, ईश्वर भी यही कर रहा है, भगवान भी यही कर रहा है, अल्लाह भी यही कर रहा है, सब एक ही हैं। सब यही चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के रहें। तो सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। नहीं, उसी के साथ साथ जिस तरह से कई बार हम लोग देख रहे हैं कि रमजान नवरात्र दोनों साथ साथ ही आ रहे हैं, तो बाजार में रौनक एक साथ देखने को मिलती हैं, गली मोहल्ले में रौनक एक साथ देखने को मिलती हैं। और ये दोनों ही त्योहार हैं। एक चीज तो साफ है दोनों ही त्योहारों में एक पैगाम कि अगर कोई भूखा है, देखिए तो हिंदुस्तान की अगर कोई भूखा है तो उसका एहसास जो व्रत रखने वाला है या रोजा रखने वाला ही कर सकता है। ये हिंदुस्तान की रीत है, पुराने समय से चली आ रही है। हाँ, लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो रही है। जिसका जीता जाता उदाहरण जो है वो आज आप देख रहे हो। यहाँ टेलीविजन डिबेट पर आप देखते होंगे सांप्रदायिकता की बात है, लेकिन यहाँ भी आप खबर 7 चैनल पर आप देख सकते हैं ये भी प्यार मोहब्बत की बात है, ये भी हिंदुस्तान है, ये भी हमारा हल्द्वानी शहर है। तो मैं अब इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। डिम्पल भाई प्रदेश महासचिव बने हैं, अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक रहा है, एक मोटो रहा है, एक पहचान रही है आंदोलन करने की। हमको जहां तक मुझे समझ में आता है, जहां तक मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो अभी हम पिछली बात करेंगे कि रेलवे का मुद्दा चल रहा था जिसमें समाजवादी पार्टी ने कई तरह से एक शांतिपूर्वक ढंग से किस तरह से आंदोलन शहर में करे गए, जो रेलवे को उजाड़ने की उसमें मुहिम में था। तो समाजवादी पार्टी ने दमखम के साथ बहुत अच्छे से बहुत चीजों को मैनेज करते हुए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किस तरह से प्रोटेस्ट करा, वो सब पूरे शहर ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे मैं कह रहा हूं कि विदेशों तक में हमारी चीजें देखी गई किस शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने करा। या हल्द्वानी से ये पैगाम गया। और दूसरी चीज उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल था, हम लोगों का बहुत बड़ा रोल था कि हम लोग इस चीज को प्रोटेस्ट करते हुए और शांतिपूर्वक तरीके से हमने कोई अराजकता नहीं फैलाई, कोई झगड़े नहीं किए, उस मुद्दे पर बहुत अच्छे से काम कर। आपने वो तो काम किया, आगे की रणनीति क्या है, किस तरह आगे रहेगा? बिल्कुल, आगे की रणनीति हमारी जो है, जिस तरह से हमने अपनी पुरानी कमियों को या पुरानी हमारी जो खामियां थी उस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके साथ हमारे मंथन होंगे। हम लोग, मैं भी पूर्व में जिला अध्यक्ष था, तो हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से जाना है कहां पर हमारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके हम समाजवादी पार्टी को कम से कम अपने प्रदेश में काफी हद तक आगे ले जाएंगे और दिखाएंगे कि हम लोगों ने समाजवाद किस तरह से काम करता है। सूरत की एक अदालत में कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, जिनको 2 साल की सजा हुई और उसके बाद मात्र 26 घंटे बाद संसद से उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। किस तरह देखते हैं? देखिए, मजे की बात यह है कि अदालती फैसले आने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। उनकी कॉपी हार्ड कॉपी आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। और जिस तरह से 26 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी को निष्कासित किया गया, उनकी सदस्यता निष्कासित करी गई है, तो ये आप पहले भी पूर्व में भी देखा होगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के
आजम खान साहब के साथ भी, आजम खान साहब के साथ, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ भी यही हो रहा है। तो ये तो अब्दुल्ला आजम साहब के साथ भी यही हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो चीजें करी जा रही है वो प्रत्यक्ष जनता देख रही है, जनता समझ रही है, हम समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये चीजें करके और इस तरह से कुचल करके जो चीजें करना चाह रहे हैं वो उसमें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी के साथ भी पूरा विपक्ष एक है, हम लोग एक हैं। इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जहां तक जरूरत होगी तो हर आदमी एक दूसरे के साथ है। आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, विपक्ष नहीं होगा तो आप करना क्या चाहते हैं? मतलब लोकतंत्र में तो अमूमन विपक्ष का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है ये अपने आप में बड़े सोचनीय है। देखिए, विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष जब अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, वो अपने मन के काम करेंगी। जो चीज हमें देखने को मिल रही है, आप विपक्ष को कमजोर कर रहे हो। विपक्ष को क्या मतलब होता है? विपक्ष आपको एक सही दिशा दिखा रहा है तो उस दिशा पे काम करिए। आप निष्कासित करने की उसमें चल रहे हैं, आप इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, आप इसको कुचल देंगे, तो ये सब चीजें कब तक चलेंगी? हमें विपक्ष को मजबूत रखना है, विपक्ष हमारा मजबूत है। दूसरी चीज, जो चीज राहुल गांधी जी के साथ हुआ है या कुछ भी किसी के साथ भी ऐसा होता है तो हम ये विपक्ष पूरा एकजुट होकर के एक साथ, वो वहां पे पार्टियों का विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, समाजवादी की विचारधारा अलग है, हम लोग विचारों में अलग हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी तो हम सब एक हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में यानी कि कल ही 28 मार्च से G20 सम्मेलन होना है। 20 देशों के मेहमान इस जिले के अंदर आएंगे, रामनगर के अंदर आएंगे। उसको लेकर डिंपल साहब से सवाल। डिंपल साहब, G20 का सम्मेलन कल ही होने जा रहा है, उसकी तैयारियां महीनों पहले से चल रही है। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, सबसे पहले तो उसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, हमारे जिले में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन सब लगा रहा हूं कि बहुत जरूरी हो गया लगाना, इसलिए कि अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले ही रुद्रपुर के अंदर क्या हो रहा है, 125 से 30 लोगों की दुकानें टूट जाती हैं। उनके यहाँ 4-4, 5-5 आदमी कर्मचारी भी होंगे, उनके बुजुर्ग माँ बाप होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके पूरे परिवार होगा, उनके यहाँ जो काम करते हैं उनके भी परिवार होंगे। लेकिन जब ये चीजें आप G20 कर रहे हो, सम्मेलन कर रहे हैं, वाहवाही अच्छी बात है, करना चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से रुद्रपुर में हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त तो G20 के नाम पर लोगों को उजाड़ा गया है, एक तरह से बिल्कुल उजाड़ा गया है। आप देखिए ना क्या हुआ है, आप देखिए वहां पे 125 लोग तो सिर्फ दुकानें हैं, उसके आगे पीछे कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग उस पर प्रभावित हो रहे हैं, ये भी तो सोचिए ना। आपने क्या व्यवस्था करी? अब सरकार का, सत्ता का कहना तो ये है कि जो हाईवे है उस पर वो इंक्रीमेंट था, और वहां लोगों का कहना था जो 50 से 60 साल जो वहां पर रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। सरकार सत्ता ये पहले भी थी, किसी ना किसी के हाथ में रहती है बागडोर। जब 60 साल से कोई लोग वहां पे कारोबार कर रहे हैं, उनके परिवार चल रहे हैं, सब कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। आप कहते हो कि आपको वहां पर अतिक्रमण हटाना, तो अतिक्रमणकारी तो पहली बात तो शब्द ही गलत है कि वो आप पहले से ही हैं वहां पे, वो तो अपना कारोबार कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे उजाड़ने की बात करते हैं, स्थापित भी किया जा सकता है, कहीं ना कहीं रोजगार दिया जा सकता है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि कम से कम उनके जो 125 लोगों को आप उजाड़ रहे हैं, 125 लोगों की क्या व्यवस्था करी आपने कि उनको कम से कम व्यवस्थित तो करते हैं कि वो जिससे अपना कारोबार चला सकें, वो अपने बच्चों को पाल सकें, वो अपने जो उनके यहाँ कर्मचारी हैं उनको पाल सकें। डिंपल पांडे, मैं आखिरी सवाल पर आता हूं। बेरोजगारी और रोजगार के सवालों पर, लोगों के जुल्म ज्यादती के सवालों पर जिस तरह समाजवादी पार्टी पहले मुखर रहा करती थी, वो धीरे धीरे उसमें कमी और शिथिलता देखी जा रही है। मैं उस पर सवाल पर आ रहा हूं, ऐसा क्यों मुझे महसूस होता है? देखिए, आपका बिल्कुल कहना जायज है, और जिस तरह से चीजें अभी वर्तमान में देखी जा रही है वो थोड़ा सा लग रहा है कि आंदोलन में हम लोगों की कमी है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, दूसरी चीजें जो भी हैं, इस बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बहुत जोरों शोरों से आगे आने वाली है। जिलाधिकारी से मेरी बातचीत हुई थी, और जो हम लोगों ने बातचीत करी है आपस में, अगर वो चीजें सही रूप से सामने आई तो आपको लगेगा, आप खुद कहेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने रंग में। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। और अपना भाई, इनकी अक्सर लिखते हैं अपना भाई, नाम जो इनका अख्तर अली है, जिला अध्यक्ष हैं, अभी नवनियुक्त बने, उससे पहले महानगर अध्यक्ष थे। तो अख्तर अली साहब से बात करते हैं। अख्तर अली साहब जी, क्या योजना है, सपा का क्या मोटो अब आगे रहेगा, और अभी आपको कार्य अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें कमजोरी देखने को मिलती है। सड़क पर वो बात कभी नहीं दिखती,
इस बीच तो लगातार जिस तरह से कमी आ गई है कि रेलवे के मामले में सपा जरूर मुखर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आपके गुटबाजी के मामले अलग अलग तौर पर रहे हों, लेकिन सारे ही लोगों को, सारे ही गुटों को हमने सड़क पर देखा, ठीक है नहीं। आप कितना ही इस बात को कह लें कि गुट नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक रूटीन मुद्दे हैं उन पर हमें कांग्रेस तो दिखाई देती है, और दल दिखाई देते हैं, सामाजिक संगठन दिखाई देते हैं, लेकिन बुत पार सुना है सपा के नाम से। सरदार भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 15-20 दिन, महीने भर से तो अभी लगभग थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो हमारा जो संगठन का मामला चल रहा है, नया मैंने पद संभाला है जिला अध्यक्ष का। मुझसे पहले डिम्पल भाई थे, डिम्पल भाई से पहले जियाउद्दीन भाई थे, उससे पहले भी बहुत लोग रहे, लेकिन मैं तो अपनी ही कमी ढूंढूंगा, दूसरे की कमियों को मैं नहीं देखूंगा। मैंने 3 महीने का वक्त मांगा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से। अभी मुझे करीब 1 महीने से सवा महीना हुआ है, और जो मुझे कार्य करने हैं मैं उसका पहले खाका तैयार करता हूँ। मैं कुछ भी हाथों हाथ कोई डिसीजन नहीं देता हूँ सरदार भाई, मैं बड़ा सोच समझ के और भावनाओं में बहकर के कोई भी फैसला नहीं लूंगा। संगठन बनेगा और इंशाल्लाह इतना मजबूत संगठन बनेगा कि आपको जब मैं वो पेश करूंगा, मीडिया कॉन्फ्रेंस भी होगी, आप भी होंगे, हमारे बड़े बड़े नेता भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, तो वो सारी चीजें आपको जब देखने को मिलेगा। मैं बताना अभी इस बारे नहीं चाहता हूँ कि बताने से बात पढ़ाई हो जाती है, मैं कर दिखाऊंगा। 3 महीने का मैंने वक्त मांगा है, 1.5 महीना भी मेरे पास है। मेरी ऑफिस की तैयारी चल रही है, काठगोदाम में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है उसमें, तो मैं सारी चीजें बहुत सटीक तरीके से करूंगा, और ऐसे करूंगा जो हमें लगे। अब सपोज करो हमने 50 लोग अपनी समाजवादी में जोड़ लिए, जोड़ने को तो जाम खड़े हो जाएंगे, 20-50 लोग वैसे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो समाजवादी के कार्यकर्ता है। मैं जिलाध्यक्ष से जानना चाहूंगा, जिलाध्यक्ष की नजर में इस जिले के अंदर क्या प्रमुख ऐसी समस्याएं हैं जो सबसे पहले अब उठाने की हैं आपके कार्यकाल में? सबसे पहले जो प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की, जो सुशीला तिवारी, यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी है और बहुत बड़ा एक मरकज है इलाज का, उसमें बहुत सी कमियां चल रही हैं जो किसी ना तो नेता की नजर में है और ना ही किसी आम जन की नजर में आती हैं। मैं वहाँ पर्सनल गया भी था, MRI की मशीन की वहाँ बहुत बड़ी किल्लत है, और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे मेन मुद्दा तो हमारा ये रहेगा। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में टारगेट रखेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिल्कुल रोडों पर आने का काम करा जाएगा जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो अगर हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, लोगों को उनको फेस नहीं पहुंचा जिन लोगों को फेस पहुंचना चाहिए, तो फिर हम रोडों पर आने की नहीं। स्वास्थ्य हो गया। उसके बाद जो निजी स्कूल है, जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल चल रहे हैं और जो इनकी मनमानी हो चुकी है शिक्षा, उस शिक्षा में हम काम करेंगे। इन लोगों के जबड़े में से वो निवाला निकाल के लाएंगे जो मजलूम और बेकसूर लोगों से ही जबरदस्ती खा रहे हैं, वो निवाला इनके मुंह से छीनने का भी काम करेंगे। और फीस को बिल्कुल एक पूरा ऐसा सीन बनाया जाएगा कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है, इनकी एक निर्धारित फीस हो, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि लोग उसमें बच्चों को पढ़ा सके। अब हम भाषण दे देते हैं कि भाई शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। अरे भाई, स्वास्थ्य जरूरी तो जरूरी होगा जब यहाँ के नेता अस्पताल में जाकर के देखेंगे, यहाँ के विधायक मंत्री स्कूल में या अस्पताल में जाकर के देखेंगे, जब भी तो वो मुद्दे सामने आएंगे। ना तो हमारी सरकार है, ना हम विधायक है, ना हम अभी कोई हमारे पास सिवाय जिला अध्यक्ष के अलावा कोई पद है। तो हम तो इन चीजों को भी बारीकी से देखते हैं। हम अस्पताल भी जाते हैं, हम वहां के लोगों का दर्द समझते हैं, स्कूल जाते हैं, हम लोगों के पास फीस जमा करने तक के लिए पैसे नहीं है, और इन प्राइवेट स्कूलों ने वो लूट मार करी है लॉकडाउन तक के, इन्होंने पैसे लिए हैं। नहीं, मैं अगले सवाल पर आता हूँ। जिले के अंदर सिर्फ हल्द्वानी नहीं है, मैं बात करूँ रामनगर की, मैं बात करूँ नैनीताल की, मैं बात करूँ लालकुआ की। मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं जिले की बात ही कब कर रहा हूँ। मैं जिला अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मैं बात पूरे सपा धीरे धीरे हल्द्वानी में ही केंद्रित हम बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन उसका वो स्वरूप पूरे जिले में और पूरे सूबे में उस तरह से सूबे के कुछ ही शहरों में सिमट कर रह गई आपकी। जी, नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी जो जिले की पूरा वो है, उसमें हल्द्वानी है, रामनगर है, लालकुआं है, कालाडूंगी है, नैनीताल है। 6 विधानसभा सीट है हमारे जिले में। नैनीताल तो ऐसा लगता है हम लोगों को, नैनीताल में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कवर किए एक लंबा समय हो गया होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मुझसे जो देखो, मैं तो अभी नया हूँ सरताज भाई, और अभी मुझे मुश्किल से 1.5 महीना हुआ। अब 1.5 महीने में तो सारी परिस्थितियां मैं सुधार नहीं पाऊंगा। इससे पहले मैं महानगर अध्यक्ष था, तो शहर में मैं सब जगह दिखाई देता था। अब मैं जिला अध्यक्ष बनाऊं तो 3 महीने का मैंने टाइम मांगा था। 3 महीने मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि बीच में 1 महीना तो रमजानों का ही निकल जाएगा। रमजानों के बाद से मैंने पूरी प्लानिंग कर ली क्या मुझे करना है, अपनी कार्यकारिणी को लेकर हो या अस्पतालों को लेकर के हो
या शिक्षा को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। आगामी निकाय चुनाव होना है बहुत जल्द, लगता है नवंबर में हो जाएगा चुनाव। और शासन अगर चाहे, चुनाव आयोग चाहे तो 1 महीना आगे पीछे भी हो जाता है। निकाय चुनाव को लेकर के दोनों से मेरा ये सवाल है, निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां क्या हैं? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के सपा पूरी तरह से तैयार है और अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराएगी। मतलब चुनाव लड़ेगी सपा? बिल्कुल लड़ेगी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी इस वाले मामले में खतों के पर बातचीत होती रहती है? चुनाव लड़ेगी? प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है, शंभू पोखरियाल जी से। जी बिल्कुल, हम निकाय चुनाव चुनाव पूरे लड़ेंगे और बहुत अच्छे से लड़ेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे। और जहां तक है कि और हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है, सपा आपको दिखेगी चुनाव लड़ते हुए। मैं हल्द्वानी का ही रहने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी पहले एक मोहल्ले तक स्थित थी, आप भी जानते हो। मैं छतरी चौराहे से बाहर भी जाकर के काम करता हूँ और छतरी चौराहे के बाहर भी लोग मुझे जानते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदू मुस्लिम का फैक्टर हम नहीं फैला पाएंगे, हम सेकुलर लोग हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि बड़े भाई बिमल पांडे जी मेरे बराबर में, नहीं वो फ्रेम में दिखाई दे रहा है हमें। सही है। तो हम सापा जो एक छतरी चौराहे से सिमट जाया करती थी, सापा का दायरा बढ़ रहा है। वो शहर में भी बढ़ रहा है, जिले में भी बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में भी। सपा वोट तो नहीं ले पाती, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों के वोट नहीं ले पाती, ठाकुरों के वोट नहीं ले पाती है, बनियों के वोट नहीं ले पाती है। अमूमन आप लोग अल्पसंख्यकों के वोट ले पाते हैं या कुछ 80 वोट लेके पाते हैं, बहुत मामूली से। देखो ऐसा ज्यादातर अल्पसंख्यक ही इर्द गिर्द रहते हैं। कई जगहों को रिजल्ट बूथ से हमें देखने को मिलते हैं। देखो ऐसा ना सरताज भाई, उसी पे मेहनत हो रही है। मतलब आगे बदलने वाला है। मैंने अभी आपसे वही कहा ना, छतरी चौराहे से बाहर एक दुनिया बसती है। हम दावा दे रहे हैं ना लोगों को, हम अपनी आइडियोलॉजी से उनको समझा रहे हैं कि भाई हमारे जिले में टिकट किस किस को मिलने की आशंका है, किस तरह के दावे आ रहे हैं, किस तरह के लोग? देखिए दावे भी आ रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, दावे भी आ रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा, हाँ वो तो वही तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा। और जहां तक मेरे कलम की बात है तो मैं चाहता हूं कि अब की बार हल्द्वानी में कोई ब्राह्मण चेहरा हो या नॉन मुस्लिम चेहरा हो। अच्छा, अगर सापा को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं तो कुछ फैसले सख्त भी लेने पड़ेंगे, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी का भी माहौल फैलेगा। अब उनकी नाराजगी के लिए हम पार्टी को तो दाव पे लगा नहीं सकते। जब मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है तो बातों जिला अध्यक्ष, मुझे वो काम करना है जो पार्टी के हित में बेहतर हो, ना कि किसी निजी नेता के हित में बेहतर हो। नहीं, अब ये तो आप चाहते हैं ना, फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही लेना होता है। आप तो रिकमेंड करके भेजेंगे, उन्हें समझाएंगे भी। बाकी जो फैसला उनका रहेगा हम उसके साथ हैं, जो फैसला उनका रहेगा हम उसके पीछे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में तो सापा प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, तो क्या उम्मीद करें आप निकाय चुनाव में? देखो सरदार भाई, ये तो चुनाव है। अब मैं आपको क्या बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे दिग्गज हारे, इंदिरा गांधी जी भी हारी, राहुल गांधी जी भी हारे, सोनिया गांधी जी भी हारी, सब चुनाव हारे। कोई ऐसा नहीं चुनाव नहीं हारा। ये एक नीति होती है, एक हवा होती है, एक माहौल होता है। कभी चुनाव में वोट ज्यादा भी आ जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं। पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि हल्द्वानी ने सापा को बहुत प्यार दिया है। वो 1998 से लेकर के आज 2023 चल रही है, सापा को बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने। लेकिन ये हमारी ही कमियां रही होंगी कि लोगों का प्यार हमसे छिनता चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों का प्यार हमारे प्रति अब भी है, लेकिन कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। थोड़ी देखो ऐसा ना चेंजिंग आती है, माहौल में चेंजिंग आती है। ये हिंदुस्तान का मौसम है, यहाँ गर्मी भी होती है, या जाड़े भी होते हैं, या बरसात भी होती है। तो ध्यान रखना कि ऐसा ना हो निकाय चुनाव में भी वही प्यार फिर वही पार्टी ले जाए। नहीं, कोई प्यार नहीं ले पाएगा। हम जो है पूरी तैयारी से हैं, पूरे दमखम के साथ हैं। हर गरीब के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ना हम मुकदमों से डरते हैं, ना हम किसी प्रशासन से डरते हैं, ना हम किसी मंत्री और मुख्यमंत्री से डरते हैं। जो हमारी जायज बात है और जो लोगों की हक की आवाज है, हम उसको उठाएंगे। भले से 6 मुकदमे हैं, 2 और लगा दो। अच्छा, 6 चल रहे हैं, 2 और लगाओ, 3 और लगाओ, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो बिल्कुल नंगे होकर मैदान में हैं। सापा का मेन माहौल और मेन पहचान ही आंदोलन है। मान लीजिए आज हमारे बीच में मुलायम सिंह जी नहीं है, हमारे नेता थे, हमारे आदर्श थे वो। उनका मैं सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी ये मानता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, और उससे बड़ी उपलब्धि ये है मैं उस पार्टी में हूं जिसका लोहा प्रदेश में नहीं पूरे देश में माना जाता। नेताजी को ऐसे नेताजी लोग नहीं कहा करते थे,
कोई तो बात होगी जो उत्तराखंड में हम सापा का दामन छोड़ने तैयार नहीं है, तो कोई बात तो होगी उस चेहरे में जो हम आज भी उस चेहरे से मुतासिर है, और हम जीते जी कभी चेहरों को भूल नहीं सकते। तो मेरा बिल्कुल सरताज भाई सिंगल पॉइंट एजेंडा है, ना मुझे किसी का डर है, ना मुझे किसी का भय है। अकेला आदमी हूं, एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, लेकिन आएगी जब अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर दिया है। बेलौस हूं, निडर हूं, निस्वार्थ हूं, ना तो मुझे कभी भविष्य में चुनाव लड़ना। नहीं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आपको कोई डरा रहा है क्या? नहीं, मुझे लोग डराने की भी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, मैं डरने वाला हूंगा? मैं तो उस बाप की औलाद हूं। मेरे बाप जो थे मरहूम तैयब मेंबर साहब थे, एक मामूली से सभासद एक मामूली से ही तो हुआ उस जमाने में, और पूरा इंदिरा नगर को छत दे दी उस आदमी ने। तो मेरी नजर में वो पार्षद आज के मुख्यमंत्री से बेहतर है। आपको मैं जानकारी दे दूं, हल्द्वानी में तैयब हुसैन साहब सभासद हुआ करते थे, और एक सभासद रहते उन्होंने इंदिरा नगर में लोगों की बसासट का काम किया था। उस समय लोग अव्यवस्थित तरीके से बसते थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित तरीके से उनको बसाने का काम किया था। और वो अकेले पार्षद, आज वहां पर 6 पार्षद बनते हैं। अगर हम वोटों की बात करें तो वहां पर 6 पार्षद बनते हैं, लेकिन एक वो पार्षद थे जिन्होंने पूरे इलाके को व्यवस्थित ढंग से बसाने का काम किया था। लेकिन आज वो चीजें, आज हम देखें तो वो वक्त था जब यहाँ से 12 या 14 ही पार्षद यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन आज 60 पार्षदों का नगर निगम है। लेकिन उस तरह की बातें, उस तरह की चीजें पार्षदों में नजर नहीं आती। जो एक पार्षद ने कर दिखाया था वो थे आपके वालिद साहब। मेरे वालिद साहब का तो मैं बहुत, प्रकाश भाई, मैं कोई नेता वेता तो हूं नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं समाज से मोहब्बत करता हूं, मैं समाज के दर्द को समझता हूं। मेरे वालिद ने पूरा इंदिरा नगर बसाया बेलौस, कोई लालच नहीं, कोई लोंग लपेट नहीं। आज 59 करीब है, 60 पार्षद है, नगर निगम का ओहदा बड़ा, दायरा बड़ा, ताकत भी बड़ी, ओहरा बड़ा, ताकत बड़ी, पैसा भी भरपूर आता है, लेकिन आज वो काम नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में लालच है। पहले के लोग लालची नहीं हुआ करते थे, पहले के लोग लोगों को फेस पहुंचाने का काम करते थे। आज के लोग पहले अपनी जेब देखते हैं, उसके बाद दूसरे के बाहर आते हैं। जब तक हमारे बीच में से लालचबाजी खत्म नहीं होगी और अपने काम निकालने के चक्कर में यहाँ पे लोग राजनीति करते हैं कि भाई हम राजनीति मांगे, किसी अच्छे नेता को पकड़ेंगे, हमारे काम होंगे। हमें किसी नेता के सहारे की जरूरत नहीं है, हम तो वन मैन आर्मी शो है। हम तो जहां खड़े हो जाएंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो लाइन वहां से चालू होगी, क्योंकि हम सक्षम है, हम मेहनती हैं, हम लोगों के दर्द को समझते हैं। अगर हमें कोई रात के 12 बजे बुलाएगा तो हम 12 बजे उसके लिए अवेलेबल है। हम इलेक्शन में ही अवेलेबल नहीं है, रात के 12 बजे भी अवेलेबल है, और हमें इलेक्शन भी नहीं लड़ना। तो हमसे अच्छा सौदा किसके पास है भाई? सबसे बेहतरीन सौदागर तो हमें इलेक्शन भी नहीं लड़ना। 24 चुनाव घंटे नहीं लड़ेंगे, ये तय है। चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो पीछे भी नहीं हटेंगे। मतलब पार्टी अगर आदेश देगी तो आदेश को नकारेंगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे, तम दम से लड़ेंगे, ईट से ईट पे जाकर। खुद की महत्वाकांक्षा नहीं है, खुद की चाहत उस तरह की नहीं। कोई चाहत नहीं है, लेकिन बस चाहत एक है कि लोगों को फेस पहुंचे, लोगों को आराम मिले। नेता का क्या डेफिनेशन है भाई? नेता का मतलब ये होता है कि जो काम आम आदमी नहीं करा सकता वो नेता उनके बीच में करा के लगे देगा। या तो डेफिनेशन ही चेंज है, या तो नेता से अच्छा आम लोग हैं, कम से कम पैसे देकर अपना काम तो करा लेते हैं लोगों से। इनकम कांड में तो जू भी नहीं लग रही। कोई मंत्री बन के बैठा था, कोई प्रदेश मंत्री बन के बैठेगा, कोई प्रदेश प्रभारी बन के बैठेगा, कोई कुछ बन के बैठेगा। धरातल में कुछ भी नहीं है। जिंदा अस्पताल देखो, ये तुम्हारा बेस अस्पताल देख लो, सुशीला तिवारी अस्पताल देख लो, महिला अस्पताल की तो थोड़ी व्यवस्था सही हो गई है। आप देखो ये लोग धरातल पर आते कब है? कौन मंत्री, कौन विधायक है, कहाँ? सपा के लोग अस्पतालों में ज्यादातर देखने अस्पताल में लाल टोपी उनकी देखने को मिल जाया करती थी। सरकार भाई, मैं बताऊंगा आपको। अब सपोज करो कि मैं गरीब घर से आया हूँ, ये मिडिल क्लास परिवार से हूँ मैं। मेरा ओरा तो बहुत बड़ा है, मैं अब्दुल्ला फैमिली से हूँ, ओरा तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो एक बहुत मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मैं उस ओरों को देखता ही नहीं हूँ ना, मैं तो जो मेरे पास है उसे देखूंगा। अब लोगों के दर्द, सबके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मैं लोगों का दर्द महसूस करता हूँ। अगर कोई विधवा पेंशन की नहीं भटक रही है तो ये मेरी नाकामी, मैं उसे अपनी नाकामी समझता हूँ। मैं उस वार्ड के ना तो पार्षद की नाकामी समझता हूँ, न वहां के क्षेत्रीय विधायक की नाकामी समझता हूँ, किसी की नहीं समझता। मैं अपनी नाकामी मैं समझता हूँ कि मेरी नाकामी है, क्योंकि ये तो लोग करेंगे ही नहीं कुछ। तो मैं लोगों के साथ बुनियादी मुद्दों को देखता हूँ, और जब तक जीऊंगा जब तक मदद करूंगा। और ये बनावटी चीज नहीं है, ये मेरे खून में है, जेनेटिक है। मेरे 5 भाई है, पांचों को पांचों आपको मेहमान नवाज मिलेंगे। हमारे घर से अल्हम्दुलिल्लाह कोई अगर आ जाएगा तो बगैर खाने के नहीं जाएगा।
आज भी हमारे घर का उसूल है। डिम्पल साहब सहमत हैं आप? बहुत सारी बातें अख्तर भाई ने कही, सहमत हैं आप इनकी बात से? अख्तर भाई ने जो बातें कही हैं और मैं ही सहमत नहीं हूँ, जहां तक है कि आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उनकी मेहमान नवाजी में, उनके किसी को इज्जत देने में, या उनको रात बिरात किसी चीज काम के लिए कोई बुलाता है तो सबसे पहले वो खड़े रहते हैं। मैं भी कई बार जरूरत पड़ती है हम लोगों को एक दूसरे देखिए निजी तौर पर मैं कायल हो सकता हूँ, लेकिन एक पत्रकार कायल होता है समाज शास्त्र के मामले में, देखिए समाज शास्त्र राजनीति के मामले में। जब आप लोग लड़ते देखे जाएंगे ना, आवाम के लिए, जनता के लिए जब आप धरने प्रदर्शन करते देखे जाएंगे तो मेरे ख्याल से मेरे सरदार भाई आप पत्रकार हैं, आप बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि आप हम लोगों से अभी नाखुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो हम लोगों ने कुछ काम ऐसे करे हैं, समाजवादी में रह करके ही करा हो या हम लोगों ने सामाजिक तौर पे करे हों, उन काम से कहीं ना कहीं पे आप भी उनसे सहमत होंगे और आपको लगा होगा कि हाँ इन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया और ये समाज हित के कार्य कर रहे हैं। और समाजवाद का मतलब ही समाज हित की बात करना है, समाज के लिए काम करना है। हमें कोई लालच नहीं है, हम किसी लालच की वजह से यहाँ पे नहीं जुड़े, किसी पार्टी से किसी से जुड़े। लालच होता तो हम आज भाजपा की गोद में बैठे, लालच होता तो हम कांग्रेस में होते। हमें कोई लालच नहीं है, हमें जंग लड़नी है, हमें लड़ाई लड़नी है, समाज के लिए लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं और लड़ने के लिए हमारे पास पूरा फील्ड पड़ा है, हम कहीं भी लड़ सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यह है कि हमें अपने दायरे में रहना है, समाज के हित में लड़ना है, अपने हित के लिए नहीं लड़ना है। हमें भाजपा की तरह अपने हित के लिए लड़ना है, हमें कांग्रेस पार्टी की तरह अपने हित के लिए नहीं लड़ना। हम अपने हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। चलिए आने वाले वक्त में आपकी लड़ाई देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और चुनाव भी आने वाला है, उसमें भी आप लोगों की लड़ाई और सिलेक्शन देखने को मिलेगा कि किस तरह के चेहरे को आप आगे बढ़ाते हो, किस तरह के चेहरे को। पूरे दमखम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। मेरे ताऊ अब्दुल्ला साहब चेयरमैन भी रह चुके हैं हल्द्वानी के, जिस जमाने में लोग उनके नाम से यकीन मान लिया करते थे कि अगर अब्दुल्ला साहब ने अगर कोई बात कही है तो सच ही होगी। बहुत नाम, पूरे परिवार का ही बहुत नाम। तो मैं उस खानदान से हूँ यार सरताज भाई, मुझे किसी की क्या जरूरत या क्या मोह, क्या माया, क्या पैसा, क्या दौलत, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। समझ रहे हैं सरताज भाई, वालिद साहब भी पार्षद रहे, मम्मी भी पार्षद नहीं, लोगों की सेवा करते थे लोग। आज अब्दुल्ला साहब को ऐसी याद थोड़ी कराया जाता, अब्दुल्ला तो एक ही थे ना। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में हमने रेलवे मामले में जब खबरें बनानी शुरू की तो तकरीबन 300 के आसपास परिवार हैं साहू और केसरवानियों के। जब हमने उनसे बात की कि कश्मीर फाइल्स हल्द्वानी में भी बन रही है, बहुत सारे ऐसे बहुसंख्यक वर्ग के परिवार हैं जो उजाड़े जाने हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। हमने जब साहू और केसरवानियों से बात की तो वहां पर मुझे बहुत सारे साहू और केसरवानी ऐसे मिले जो 50 साल बाद भी एक सभासद का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिनका नाम था तैयब हुसैन साहब। तो आप ये देख सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में जो संस्कृति चल रही है बुलडोजर की, ढहाना है, आपको मकान ढहाना है, लेकिन हल्द्वानी में याद किए जाते हैं 50 साल पहले के नाम से भी कि हमें जगह दी थी, हमारा मकान बना के दिया था तैयब साहब ने, और वो सिर्फ एक सभासद थे। तो उनसे सीखने की जरूरत है आज और आने वाले निकाय चुनाव में भी जो सभासद बनेंगे या मेयर बनेंगे उनको भी मेरे ख्याल से सीखने की जरूरत हो जाती है। क्या बोलते हैं, सीखने की भी जरूरत है, करने की भी जरूरत है। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी का कुछ नहीं है सरताज भाई, उसका कर्म से वो पहचाना जाता, ये बात है ना। आज मैंने जैसे अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया, मेरे बड़े ताऊ थे, ताया थे वगैरह, तो उनका कर्म था ना जो मैं आज उन्हें याद कर रहा हूँ। अब मेरे वालिद को आप याद करते हो या लोग और याद करते हैं तो वो उनका कर्म था। तो मुझे अपने कर्म पे विश्वास है, मैं एक भी कदम रखूंगा तो लोगों के हक के नहीं रखूंगा और लोगों की भलाई की नहीं रखूंगा। अगर मेरे लिए वहां पे अगर मुझे पता है कि मुझे नुकसान भी हो रहा है और मुझसे मेरे नुकसान से 10 लोगों को फायदा हो रहा है तो मैं उस नुकसान को कबूल करूंगा, ये मेरा नेचर है। अब लोगों को भाई मैं पसंद आता हूं या नहीं आता हूं ये तो उनके दिल की बात है। यहाँ तो जो है, अब मैं क्या कहूं आपसे, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी सरताज भाई। पीठ पीछे तो लोग प्रधानमंत्रियों को भी गाली बक रहे हैं, पीठ पीछे तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि मेरी एक भी कमी अगर कोई मुझे बता दे और मेरे 100 जूते मारे, मेरी कोई कमी है ही नहीं, मैं करता ही नहीं किसी के साथ। नहीं तो आप ही कह रहे हैं ना कमी नहीं है, नहीं तो अब जैसे जो आपके विपक्षी है तो वो बताएंगे। देखो विपक्ष, देखो ऐसा होता है ना सरताज भाई, मक्खी जो होती है ना, मक्खी जो होती है वो सिर्फ गंदगी पे बैठती है, पूरे जिस्म के सबसे खूबसूरत हिस्सों को छोड़ के गंदगी पे बैठेगी, कहीं जख्म होगा तो वहां बैठेगी। तो ये मक्खी है, इन्हें सिर्फ गंदगी ही चाहिए ना। कुछ लोग होते हैं तो वो गंदगी तो मेरे अंदर है नहीं, बात समझ रहे हो। अब गंदगी कहीं है तो वो बात तो मेरी समझो आप। जी जी। मक्खी जो है सिर्फ गंदगी को पसंद करती है ना। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, मेरी छवि साफ है, ईमानदार आदमी हूँ,
किसी का बेईमानी नहीं करी, किसी का ज्यादा नहीं डाला, अपनी मेहनत करता हूँ। 2 बेटी हैं, निस्वार्थ लोगों के लिए काम करता हूँ और भय किसी से है नहीं। डिम्पल भाई की भी 2 ही बेटियां हैं। जब तो साथ में बिल्कुल, दोनों बेटी वाले हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है अभियान के साथ। तो मैं ये कह रहा था डिम्पल भाई नवरात्रों को लेकर के जिस तरह से खाना नहीं खाते हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीजों का परहेज रखते हैं, ठीक है नहीं, और अपने आप को संयमित रखते हैं, क्या पैगाम है लोगों के लिए? देखिए, जिस तरह से नवरात्रि में हम लोग यहाँ आराधना करी जाती है, ईश्वर की आराधना का समय होता है जी, माता रानी की आराधना करते हैं, उसी तरह रमजान के पाक महीने में ऊपर वाले की इबादत आप लोग करते हैं। तो मैं खबर 7 के माध्यम से कि आप लोग इस प्रेम को, इस भाईचारे को ये देखिए, रमजान से सीखिए, नवरात्रि से सीखिए कि हमारे देवी देवता या आपके यहाँ जो आपके पूजनीय हैं, जिनको आप लोग इबादत करते हैं, वो लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं? वो लोग हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, बहुत प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। धर्म हमारा क्या दे रहा है, क्या सिखा रहा है? हमेशा हर धर्म ने यही सिखाया कि एकजुट होकर के इंसान इंसान के साथ रहे, इंसान इंसान की मदद करे। जो पैगाम जो एक धर्म दे रहा है, आप उस धर्म पे काम कीजिए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं है, ईश्वर एक है, धर्म एक है, हर धर्म यही सिखाता है इंसानियत। अख्तर भाई, रमजान को लेकर क्या पैगाम? बस यही पैगाम है कि अच्छे से रमजान निकल रहे हैं, नवरात्रि साथ में चल रही है जी, दोनों त्योहार एक साथ आते हैं। तो मैंने जैसा पहले बताया आपको कि ऊपर वाले की भी यही है कि मतलब रमजान पैगाम क्या देता है? पैगाम रमजान अच्छाई का देता है। अच्छाई का महीना है, अच्छाई का महीना है, बहुत बड़ा महीना, बहुत पाक महीना है। अगर हम इस महीने की बातें करना चालू करें तो 2 घंटे लग जाएंगे, बल्कि पूरा दिन भी अगर मैं बताऊंगा तो उसकी तारीफ होगी। रमजान की फजीलत है। तो इतनी फजीलत है यार, हम तो ये चाहते हैं कि ये रमजान अच्छे से सबके लिए साबित हो, और जो भी लोग रोजे रख रहे हैं, अल्लाह उनके रोजे कबूल करे, उनकी नमाजें, उनकी तरावी कबूल करे, उनकी ईद की नमाज तक कबूल करे मेरा मालिक। और जो भी उनकी परेशानी है, जो भी परेशानी है, जिस इंसान की भी, वो हिंदू मुस्लिम से हट के बता रहा हूं मैं, ऊपर वाला सबकी परेशानी को दूर करो। सबकी जो है, सबके साथ अच्छा सोचना चाहिए, सबके साथ अच्छा इंसान, मतलब एक इंसानियत का जो एक चेहरा है वो दिखाना चाहिए। मतलब हम इंसान है यार, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर जानवरों में जंगल के और हम लोगों में जो हम कपड़े पहन के बैठे हैं, तो फर्क ही करे जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया तो हमें जंगल में चले जाना चाहिए। फिर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। नहीं, बिल्कुल सरदार भाई, और मेरी तरफ से जो आपके सभी यूजर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान की और शिवरात्रि, नवरात्रि की जो है बहुत बधाई। तो हम लोग बात कर रहे थे नवनियुक्त प्रदेश महासचिव डिम्पल पांडे से, जो कि अभी ताजा ही, अभी उनको 2-3 दिन पहले ही अभी उनको प्रदेश का जो नेतृत्व है और जो राष्ट्र का नेतृत्व है इनका, सपा का, उन्होंने इन पर भरोसा जताया है और जिला अध्यक्ष से ये प्रदेश महासचिव बनाए गए। तो इनको भी हमारी ओर से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला अध्यक्ष हैं मौजूदा अख्तर अली, हम इनसे बात कर रहे थे। कटाक्ष भरे सवाल भी थे और पॉजिटिव भी। सपा अमूमन आंदोलन के लिए जानी जाती है, आंदोलन हमने इनके भी खुद कवर किए हैं। जिस तरह से संगठन और आंदोलनों में धीरे धीरे कमी आ रही है, उस पर भी ये भरोसा कर रहे हैं आने वाले वक्त पर और अपने कार्यकर्ताओं पर कि ये तमाम चीजों को, तमाम मुद्दों को उठाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है, G20 सम्मेलन पर भी, और हल्द्वानी में विशेषकर को कोट करते हुए आंदोलन आगे बढ़ाने की बात करते हैं। रेलवे के मामले को उठा रहे हैं, अस्पतालों के मामले को उठा रहे हैं, और अख्तर अली हैं वो खुद के मामले में कई चीजों को एक्सपोज करते हैं। इनके वालिद साहब जो गुजरे एक सभासद थे और उन्होंने किस तरह से कारनामे अंजाम दिए। आज 50,000 की आबादी वहां बसती है, जिसको व्यवस्थित ढंग से बसाने का काम तैयब हुसैन साहब ने किया था, उनको भी याद किया और अब्दुल्ला साहब को भी याद किया। तो साथियों, हम ये समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों से बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नवरात्र और रमजान की एक बार और आप लोगों को मुबारकबाद। दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिस तरह की खूबसूरती की बातें यहाँ पर हुई है वो आपको किसी टेलीविजन की डिबेट में तो अक्सर देखने को नहीं मिलेंगी। तो साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।